Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. And this is our lecturer interview preparation session number 4, which is about chemical bonding. So let's discuss the question asked from chemical bonding in different interviews. Okay, our first question is, what is cause of chemical change, or we say that what are the causes of chemical bonding, why chemical bond is formed. तो अगर हमसे ये क्वेश्चन हो जाए इंटरव्यू में तो हम इसका कैसे आंसर करेंगे कि all the atoms of the elements tend to attain the stable electronic configuration of their noble gas either by gaining, losing or sharing electron. कि हर एटम चाहते हैं कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज़ करता है या फिर क्या करते हैं, शेयरिंग करता है. ठीक है, तो इस काम के लिए फिर ये कि उसे दूसरे एटम के साथ क्या होता है, कंबाइन होना पड़ता है या उसको बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है. ये इस वजह से फिर हमारे पास क्या होती है, केमिकल चेंज आती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते pi bond are more diffuse than sigma bond. Why? So sigma bond is formed by head-on overlapping of two half-filled atomic orbitals. The electronic cloud density is symmetrical along the bond axis. कि ये head-on overlapping से बनता है और जो bond axis के symmetrically इसकी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं. ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पे होते हैं. मगर जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो इट इज़ फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर प्रेजेंट अबाउ द above and below the bond axis. Electronic clouds are present above and below the bond axis. So by this way pi bond is more diffuse than sigma bond. Our next question is, what are the factors affecting ionization energy? कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर हैं. पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम. जितना रेडियस बड़ा होगा इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर ऑफ द एटम. जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा. उसके बाद शील्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. जितनी शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम. उसके बाद नेचर ऑफ ऑर्बिटल के अगर एस पी डी और एफ में, अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो आपको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी पी के मुकाबले में, फिर इसी तरह डी के मुकाबले और एफ़ के मुकाबले में. ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी एस वाले को, सबसे कम एफ़ वाले को, एफ़ वाले इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी. Next question is, why is second electron affinity shown with positive sign? Electron affinity क्या होती है कि energy released or absorbed when an electron is added in the valence shell of an isolated gaseous atom. ठीक है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसमें एंटर हो जाते हैं वो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और जब उसमें उसी एटम में सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो ऑलरेडी एनायन है, जो नेगेटिव चार्ज है एटम है, उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है. उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए. सो दैट्स वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वाई BF3 इज़ नॉन पोलर बट SO2 इज़ पोलर. तो इसको देखने के लिए हमें इनकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी. तो अगर हम BF3 को देखें, ये नॉन पोलर है, BF, और यहाँ पे भी F और यहाँ पे सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ. यहाँ पे हमारे पास क्या गया, F. इसकी डायपोल मूवमेंट इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इधर, इसकी हमारे पास इधर फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा चूँकि, और इसकी इतने. तो हमारे पास डायपोल मूवमेंट तीनों की देखें तो अपोजिट साइड पे और इक्वल मूवमेंट है. सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगी. एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी.
कि डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज़ ज़ीरो बिकॉज इट हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड इक्वल मोमेंट्स ऑन ईच साइड, ठीक है, विच कैंसल ईच अदर। मगर जब हम SO2 को देखते हैं वो पोलर होता है और उसकी डाइपोल मूवमेंट भी होती है। इसकी क्या वजह है? तो SO2 को अगर हम देखें, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर, ठीक है। अब ये इसकी तरफ डाइपोल मूवमेंट होती है, ये इसकी तरफ होती है, मगर जब लोन पेयर की बात करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि नेक्स्ट आपके पास जो है कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट बचेगी, कैंसिल नहीं होगी इस लोन पेयर आने की वजह से, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, वो बेंट हो जाती है, BENT, बेंट ज्योमेट्री होती है। और हम कह सकते हैं कि SO2 इज़ पोलर एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ SO2 इज़ तकरीबन 1.6 तक होती है, डिवाई तक होती है। रीज़न क्या है, बिकॉज क्या कहेंगे, पहला रीज़न है इट हैज़ बेंट ज्योमेट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर। हमारे पास ये क्या होगा, पोलर होगा। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट शो आइसोमेरिज्म व्हाइल कोवेलेंट कंपाउंड शो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा लेता हूँ, पूछ सकते हैं अभी तक पूछा नहीं है मगर पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं शो करते मगर कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं, इसका क्या रीज़न है। तो इसका हम ऐसे कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इस वजह से वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मगर जब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की, कोवेलेंट कंपाउंड की, तो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। तो ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर, मसलन कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, इस वजह से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मगर आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इस वजह से कोई वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन के आई थिंक आपको समझ होगी। मसलन ये आपके पास सोडियम है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोराइड कोई नेगेटिव है, तो ये किसी साइड से भी जुड़ सकते हैं, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस चार्ज G प्लस नेगेटिव ने कंबाइन होना है। मगर जब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो अगर इधर p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है इस तरह, उसके पास इस तरह इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा अगर ऐसे मिलेगा तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके लिए शर्त है कि दूसरे जो p ऑर्बिटल इससे मिलने हैं वो इसके प्लेन में आएगा, एक ख़ास डायरेक्शन में आके इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, कहते हैं वाई CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ पोलर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर। इसका क्या रीज़न है? तो पहले बात करते हैं CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट होती है जी, ठीक है। क्यों डाइपोल मूवमेंट होती है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और इसकी 3.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये जो मालिक्यूल है ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वही पोलर होते हैं। मगर जब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्यों नॉन पोलर होते हैं जी? उसका रीज़न ये है कि कार्बन इस साइड पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी डाइपोल मूवमेंट इस साइड पे, इसकी डाइपोल मूवमेंट इस साइड पे। तो हमारे पास क्या होता है, चूँकि ये दोनों जो डाइपोल मूवमेंट है ये अपोजिट साइड पे हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और लीनियर मालिक्यूल होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट अपोजिट साइड पे हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ओवरऑल हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशंस फॉर दी फार्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली बात तो आपको ये पता हो इसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होते हैं, तब आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो जो कंडीशंस होती हैं, पहली बात है ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो मेटल की है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। कि मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो, लो, और नॉन जो मेटल है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करने और मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस करने, तो लॉस करने के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, और दूसरी कंडीशन क्या बताई, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम शुड बी हाई, दैट इज़ ग्रेटर देन 1.7,
कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है दो एटम के दरमियान वो 1.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाई डू मेटल्स नॉट फॉर्म आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार लगा लेता हूँ जी, कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं और आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। ओके, तो पहला रीज़न हम देते हैं आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कि मेटल्स जो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते। देखें, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि दो डिफरेंट एटम हो ना, एक की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मगर जब हम मेटल क्रिस्टल को देखते हैं तो सारे के सारे एटम किसी मेटल क्रिस्टल में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इस वजह से कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि आयनिक बॉन्ड बन सके, पहला रीज़न। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, उसका रीज़न बताता हूँ। अब मेटल्स जो होती हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, तो इसका रीज़न ये है कि देखें मोस्ट ऑफ द मेटल जो हैं उनके वैलेंस शेल में हमारे पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमारे इसलिए मेटल के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारे पास नेक्स्ट 8 या 12 एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ठीक है। कि मेटल के पास चूँकि अब ज़ाहिर है कोवेलेंट बॉन्ड जब बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और वो क्या होते हैं नेरियस नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाते तब वो स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बराबर आती है तब स्टेबल होती है। तो हमारे पास मेटल में 3 या लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल के लिए फिर पॉसिबल ही नहीं है कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो क्या करे, दूसरे एटम्स के साथ शेयर करे और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो। सो दीज आर 2 रीज़न वाई मेटल्स डू नॉट फॉर्म आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट है, कहते हैं वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। ये इसको करेक्शन कर दें जी, Na छोटा कर लें हैं आपने, Na आपको पता है और Cl में L छोटा कर लें, और AlCl3 में भी करेक्शन चाहिए, इस L को इस तरह कर लें छोटा और इस L को भी, ठीक है। कहते हैं वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज़ हायर देन AlCl3। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है NaCl का वो हायर होगा किससे, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड से। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हमने फेजान रूल का सहारा लेना होगा। तो इसमें होता क्या है, चूँकि हमारे पास यहाँ पे एक बनता है सोडियम कैटायन बनते हैं, अब एनाइन दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी क्लोराइड है दूसरे में भी क्लोराइड है, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो कैटायन बनता है वो एल्यूमिनियम +3 बनता है और साथ क्या है, क्लोराइड ही है, ठीक है। अब चूँकि ये जो कैटायन है इसकी पोलराइजिंग पावर जो है उस कैटायन के मुकाबले में ज़्यादा है, इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। हम कह सकते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जब कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज़ होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्यू टू high polarizing power of aluminum ion, its polarization power increases and it withdraw electron density from chloride on more than the sodium ion. That's why there is covalent character development in aluminum chloride, and so the melting point of aluminum chloride decreases देन NaCl। अब NaCl में क्या होगा, पोलराइजेशन पावर कम है, उससे चार्ज अपनी तरफ खींचेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचेगा, इस वजह से ये चार्ज इधर रिटर्न रहेगा और ये इधर रहेगा और हमारे पास क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सीजियम क्लोराइड, ये करेक्शन कर लेनी है, स्मॉल एल है, लेटेस्ट इज़ लेस स्टेबल देन NaCl, एक ही करेक्शन करनी है और L की। कहते हैं सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, जो लेटेस है, वो कम स्टेबल है सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हमारे पास ये सोडियम एटम है सपोज, ठीक है, और इसी तरह ये क्लोराइड एटम है, डिस्टेंस सोडियम का क्या है, स्मॉल, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है, जिस वजह से हमारे पास क्या होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की क्या होती है, पैकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की क्या होता है, लेटेस बनते हैं। मगर जब बात करते हैं सीजियम क्लोराइड का, तो ये सीजियम का साइज़ आ गया और ये क्लोरीन आ गया। अब दोनों के साइज़ में क्या है,
दोनों के साइज़ में डिफरेंस बहुत है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास ग्रेटर डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है कैटाइंस और एनाइन के दरमियान। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सीजियम क्लोराइड है वो क्या होती है, वो लेटेस्ट जो है वो वीक होता है, कम स्टेबल होता है सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बॉन हेबर साइकिल। ओके, तो बॉन हेबर साइकिल क्या होते हैं कि ये हमारे पास थर्मोकेमिकल साइकिल होते हैं दैट इंक्लूड ऑल द एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। कि एलिमेंट जब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं उनसे जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं और इसके दौरान जितनी भी एंथैल्पी चेंज होते हैं, इनकी स्टडी का नाम क्या है, बॉन हेबर साइकिल, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी भी इसी से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकती। क्या होती है लेटेस्ट एनर्जी, कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताती है किसी आयनिक कंपाउंड में। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, कहते हैं व्हाट इज़ फेजान्स रूल। फेजान्स रूल ये कहते हैं हमें कि स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, स्मॉल कैटाइन होगा लार्ज एनाइन होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। क्या हमारे पास फेजान रूल ये कहते हैं कि मसलन ये कैटाइन है, ये छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, और एनाइन क्या है, लार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके अंदर क्या करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर को डिवेलप करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। मगर जब हमारे पास स्मॉल कैटाइन और स्मॉल एनाइन होगा तो तब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है। हमारे पास ये फिजान रूल ये भी कहते हैं कि देयर इज़ नो 100% आयनिक और 100% कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर, उस कैटाइन के उसके चार्ज के ऊपर। कहते एक्सप्लेन द टर्म पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो इनकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, द पावर ऑफ एन आयन टू डिस्टॉर्ट द अदर आयन इज़ नोन एज पोलराइजिंग पावर। कि एक आयन की ये पावर कि वो दूसरे आयन को क्या करे, डिस्टॉर्ट करे, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्टॉर्शन करे, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू डिस्टॉर्ट इज़ नोन एज पोलराइजेबिलिटी। कि कोई एनाइन है उसकी ये टेंडेंसी कि वो कितना डिस्टॉर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटाइन जो है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है चार्ज टू रेडियस रेशो, चार्ज टू रेडियस रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, पोलराइजिंग पावर, ओके। और लास्ट में हमारे पास टर्म में क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है कि द रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एनाइन। कि जब कैटाइन उसकी डिस्टॉर्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, किसी एनाइन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं एक्सप्लेन वाई SnCl4। यहाँ पे ये स्मॉल कर देना है, एन भी स्मॉल है जी, तो ये गलत हो तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ SnCl4। इस फॉर्मेट में मैं स्मॉल लिखता हूँ, मगर जो ये डिज़ाइन आते उसके ना स्लाइड पे ये कैपिटल हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं चला, ये पहले भी एक मरता हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम ये है कि मैं दूसरे फॉर्मेट को रखूँगा तो ये इशू ना है। और यहाँ पे दूसरा है जी, वो है SnCl2। कहते सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं वाई SnCl4 इज़ मोर कोवलेंट देन SnCl2। या इस तरह भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि वाई SnCl4 इज़ कोवलेंट वाइल SnCl2 इज़ आयोनिक। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम इसका कैसे आंसर करते हैं, देखें जी, हमारे पास जो एनाइन है वो दोनों में सेम है, एक में भी क्लोराइड और दूसरे में भी क्लोराइड, मगर जो कैटाइन है वो डिफरेंट है, Sn+4, ठीक है, और यहाँ पे +4 है और यहाँ पे क्या है, Sn+2,
अब मुझे बताएं, अभी मैंने आपको बताया कि पोलराइजिंग पावर कैटायन की क्या होती है, ये चार्ज टू रेडियस डिपेंड करती है। अब देखें इसका चार्ज ज़्यादा है, रेडियस साइज तो दोनों का बराबर, मगर इसका रेडियस भी थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, एटम श्रिंक हो जाती है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। एसेंशियल फॉर, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को, क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयर होंगे, इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। मगर एसेंशियल फॉर में चूँकि हमारे पास चार्ज कम है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये इसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हम कहते हैं द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी, शेप एंड साइज टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, शेप एंड साइज। कि जब हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, शेप डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट हो, आपस में क्या हो, मिक्सअप हों, और ऐसे ऑर्बिटल बनाएं जिनकी शेप, एनर्जी और साइज़ वगैरह आपस में क्या हो, बिल्कुल सिमिलर हो, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब कितनी टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन है इसकी बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जी sp3, ये एक हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरह sp2, इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा sp3 डी टाइप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3d, ठीक है। इसी तरह sp3 d2, सही है, या d2 sp3, इसी तरह sp3 और d3, ये हमारे पास क्या होती है, तीन होती, 6 टाइप की हमारे पास क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते जो मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, मेन पॉइंट्स अगर एमओटी के देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास ये आएगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरा, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन होंगे उसमें से हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होंगे, और हाफ क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। हाफ जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे जिनके साथ हम स्टार लगाएंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू क्या ऑफ प्रिंसिपल होगी, और इसमें हुंस रूल भी हमारे पास ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी हमारे पास क्या होगा, अप्लाई होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं डिस्क्राइब रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, डिफरेंट रूल्स हैं। पहला रूल्स हम बात करते हैं ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट इंटर द लोवेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, और उसके बाद हायर एनर्जी में जाता जाएगा। ये पहला रूल है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके मुताबिक ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद देयर स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि हमारे पास एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिटेन कर सकते हैं जिनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा हमारे पास रूल होते हैं जिसको हुंस रूल बोलते हैं। इसके मुताबिक कि अगर हमारे पास व्हेन एवर 2 इक्वल एनर्जी मॉलिक्यूल आर अवेलेबल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी इक्वल एनर्जी अगर वो अवेलेबल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेफर करते हैं कि वो अनपेयर ही रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ड्रा एमओटी डायग्राम ऑफ He2। ये हीलियम है जी, मैं इधर लिख लेता हूँ He और 2।
एंड कमेंट ऑन देयर स्टेबिलिटी। हीलियम की अगर हम डायग्राम देखें तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास क्या कन्फिग्रेशन होगी 1s2। मसलन एक हीलियम, अगर हम इस साइड पे हीलियम मालिक्यूल की बात हो रही है ना, दूसरे हीलियम इस साइड पे लें, मैं ऊपर वाले को ना मिटा देता हूँ, ठीक है। अब दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, इसकी भी 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी, मसलन इसमें भी एक एस सब शेल है, इसमें भी एस सब शेल है, दोनों मिक्स होते हैं तो एक हमारे पास बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 2 इसमें थे, 2 इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे पहले लो एनर्जी पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है सिग्मा है, सिग्मा ऑर्बिटल, और ये हमारे पास क्या है सिग्मा स्टार। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में भी 2 और डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 2। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का क्या मतलब है, बॉन्ड ऑर्डर का 0 का ये मतलब है कि ये मालिक्यूल जो है He2 ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इट्स मीन कि He2 हीलियम मालिक्यूल नॉट एग्जिस्ट इज वेल एक्सप्लेन बाय MOT। एक और बात आपने याद रखनी है कि MOT ने बड़े बेस्ट वे में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारे पास है गिव पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT। तो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन VBT एंड MOT, मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या पॉइंट्स है, पहला पॉइंट्स हमारे पास है कि दोनों जो थ्योरी हैं बोथ आर अप्रॉक्सीमेशन, दोनों को अप्रॉक्सीमेट किया गया, कोई फिजिकल वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कि दोनों के लिए ये शर्त है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी इक्वल हो या नियरली इक्वल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल आपस में कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। दोनों जो VBT और MOT है, ये इन्होंने दोनों ने प्रिडिक्ट किया था किसको, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मालिक्यूल को। अब इसके अलावा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसमें इलेक्ट्रॉन इन मालिक्यूल आर लोकलाइज एज इफ़ दे आर इन आइसोलेटेड एटम, कि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वो लोकलाइज होते हैं जैसे आइसोलेटेड एटम में। मगर मालिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, इट ट्रीट्स द न्यूक्लियाई ऑफ द मालिक्यूल एज पॉलीसेंट्रिक एंड देन कंस्ट्रक्ट वन इलेक्ट्रॉन मालिक्यूलर ऑर्बिटल। इस पॉलीसेंट्रिक इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको भूलना नहीं है, इसको स्टार लगा लेता हूँ मैं, ये सेकंड जो पॉइंट है कि VBT could not explain the पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकी, मगर MOT ने ये एक्सप्लेन किया कि हाउ ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, VBT की बात करें तो रेजोनेंस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ VBT, ठीक है, कि रेजोनेंस उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। मगर MOT की बात करें तो रेजोनेंस हैज़ नो रोल इन मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें रेजोनेंस का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहें तो VBT इज़ सिंपल टू अप्लाई, मगर जब MOT की बात करें तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। सो दिस इज़ आवर इंटरव्यू सेशन। इसमें हमने 20 MCQs डिस्कस किए, तो सॉरी 20 MCQs की बात कर दी मैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो इंटरव्यू में, डिफरेंट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और नेक्स्ट भी पूछे जाएंगे। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन और भी पॉसिबल हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होते हैं, तो मैं जस्ट 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ मुख्तलिफ़ चैप्टर से और वो आपके लिए पेश करता हूँ। ये करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आ सकते, मगर आपको एक पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड फिर आप और क्वेश्चन भी बना सकते हो। इस एंगल से अपनी स्टडी करें आप लोग। अगर आपको मसलन बाकी जो इंटरव्यू सेशन हमारे हो गई, आई थिंक 5वां सेशन है, ये 4था सेशन है, तो नहीं देखे तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उनको भी देखें। और लास्ट में वही एक पॉइंट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको यहाँ से कोई फ़ायदा होता है, और साथ बेल आइकन को भी दबाएं
कि इस जो भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो ताकि आपको उसका पता चल सके। थैंक यू सो मच।